अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल्ला इसाक, आपका ओ लेवल इस्लामियात का टीचर। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बेटे टॉपिक है हदीस कंपाइलेशन का। हदीस कंपाइलेशन जो है, इसके कुछ एराज हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। ये एराज 4 मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइडेड है। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज़ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसमें जो कंपाइलेशन ऑफ हदीस हुई है, कौन सी ऐसी हदीसें हैं जो लाइफ ऑफ प्रॉफिट के अंदर लिखी गई। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर, अगर आप हमें बता रहे हैं कि 4 स्टेजेस हैं, तो आप हमें कहाँ से बता रहे हैं कि 4 स्टेजेस हैं। बेटे, एक तो पहली बात है, दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ओ लेवल और IGCSE इस्लामियात जो है, उसकी एक स्कीम ऑफ वर्क का डॉक्यूमेंट है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट पेपर 2 का देखें तो उसके अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है जी। और ये आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेज मैंने फिर बताया लाइफ ऑफ प्रॉफिट, दूसरा कंपेनियंस का, तीसरा ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द सक्सेसेस ऑफ द कंपेनियन। सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, ये इट इज़ आफ्टर द कंपेनियंस, सो वी कैन वेल से दैट दिस स्टेज बेसिकली केम इन 2nd century आफ्टर हिजरा एंड 3rd century आफ्टर हिजरा में भी ये रहा था। सो इस स्टेज के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2nd century आफ्टर हिजरा या 3rd century आफ्टर हिजरा भी एट टाइम्स जो है वो है। अब पहली बात तो ये है कि व्हेन डिड द क्वेश्चन कम। तो बेटे, ऑन अक्टूबर-नवंबर 2019 पेपर नंबर 2 वेरिएंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटे क्वेश्चन नंबर 2 इसका पूछा गया था। ठीक है, दैट इज़ ओनली द वाज फर्स्ट टाइम that this question came and basically the last time as well, सिर्फ successes of the companions के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी definition पे गौर कर लेते हैं। What is the definition of the successes of the companions? बेटे, ये वो generation है, this is the generation who learned from the companions and they came to be known as the successors or al-tabi'un। क्योंकि ये companions के बाद आए थे मेरे बच्चे, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है successors ऑफ द कंपेनियंस और अल्ताबियून। अब बेसिकली इनका मेथड क्या था, व्हाट वाज देयर मॉडस ऑपरेंडी, ये किस तरह काम करते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट दे रिकॉर्डेड हदीस विच दे हर्ड फ्रॉम देयर टीचर्स। इन दिस केस द टीचर्स वर द कंपेनियंस बेटा, इन बुक्स कॉल्ड एज सुहुफ। तो ये किताबों की फॉर्म में उन हदीसों को रिकॉर्ड करते थे। इनके पास देयर वाज अ 2-way सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग दैट दे हैड टू फॉलो। एक 2-way सिस्टम था रिकॉर्डिंग का हदीस, जो कि इन्हें फॉलो करना था। 2-way मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास काम करने को बहुत ज़्यादा था। दे बेसिकली वर्कड ऑन देयर ओन सुहुफ। एक तो अपनी सुहुफ की काम के ऊपर भी काम करना था, जो अपनी किताबें थी उनको कंपाइल करना था, प्लस दे हैड टू कंपाइल द सुहुफ ऑफ द कंपेनियंस। जो कंपेनियंस का काम अधूरा रह गया था उसको भी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो है वो इन लोगों की थी। तो पहला काम क्या था, मैं जो 2-way सिस्टम बोल रहा था, एक तो इन्होंने अपनी सोफ पे काम करना था, दूसरा इन्होंने कंपेनियंस के सोफ पे काम करना था। अब ये जो कंपेनियंस के सोफ हैं, इन तक कैसे पहुंची। तो हुआ बेटे ये था दैट दे वर ऑफन पास डाउन फ्रॉम द फादर टू द सन। कंपेनियन हो सकता है फादर हो, जो सक्सेसर है वो उसका बेटा हो, और टीचर टू अ स्टूडेंट। कंपेनियन इन दिस केस विल बी द टीचर, द स्टूडेंट इन दिस केस इज गोइंग टू बी द सक्सेसर दैट इज देयर। ठीक है जी। एक सहीफा इनमें से आज भी इंटैक्ट है, जो कि हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ कंपेनियंस वर्क बीइंग कंपाइल्ड बाय हिज स्टूडेंट, which we call as successor, and that is as-Sahifa as-Sahiyya, and that is written by Hammam bin Munabbah रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसके अंदर बेटे 138 हदीस हैं फ्रॉम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो 138 हदीस हैं इस किताब के अंदर जो है वो मौजूद है। अब पॉइंट ये है
कि शुरू में in the start of this third era of hadith compilation, that is the era of the successors, what happened was कि oral transmission जो है उस पर ज़्यादा काम किया जा रहा था. Oral transmission पे इसलिए ज़्यादा काम किया जा रहा था because the diacritical marks were not used in Arabic scripts at this point in time. अभी तक diacritical marks जो हैं उनको यूज़ नहीं किया जा रहा था Arabic scripts में. सवाल ये पैदा होता है कि डायक्रिटिकल मार्क्स हैं तो क्या है. बेटे डायक्रिटिकल मार्क्स वो मार्क्स हैं जो बेसिकली एक लफ्ज़ को दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं. जैसे कि आपके पास ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उर्दू में एक वर्ड लिखें, एक सेंटेंस लिखें, सो दिस कैन बी इसके पास, दिस कैन बी उसके पास एज वेल. बट द मेजर कंसर्न इज कि somebody who's not a native उर्दू स्पीकर, दे वुड नॉट नो कि इसके पास लिखा है या उसके पास लिखा है. इसके लिए उनको क्या करना ज़रूरी है, दैट दे नीड टू हैव द डायक्रिटिकल मार्क्स सो दैट दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम द अदर. और अरबी में भी यही सिस्टम था, दैट वर्ड्स कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर. द रीज़न फॉर दैट वाज प्राइमरली दैट द डायक्रिटिकल मार्क्स वर नॉट यूज्ड इन द अरबिक स्क्रिप्ट. और इसी वजह से लोग ये काम करते थे दैट दे हर्ड द हदीस, वो हदीसों को सुना करते थे, वो अल्फाज को सुना करते थे, सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुड बी अवॉइडेड, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके. अब जाहिर है वक्त प्रोग्रेस कर रहा है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी नरेशंस पे ज़्यादा फोकस है, कंपेनियंस के टाइम पे भी नरेशंस पे ज़्यादा फोकस है. अब तो काफ़ी प्रोग्रेस कर गए और सक्सेसर्स का टाइम आ गया. अब लोगों ने सोचा कि जी हमें जो है वो लिखने की तरफ जाना पड़ेगा. वी नीड टू राइट डाउन द हदीस दैट आर देयर. तो ये जो लिखने का प्रोसीजर है ना मेरे बच्चे, इसमें दो लोग जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस. द फर्स्ट वन इज़ इमाम ज़ुहरी. इमाम ज़ुहरी जो हैं, ही वॉज अ हदीस ट्रांसमिटर और he was the one that thought of writing down the hadith. इन्होंने ये सोचा कि मैं हदीसों को लिखना शुरू करूँ. All right, and he was that person who basically started using the diacritical marks in the Arabic script. इन्होंने Arabic scripts के अंदर as per historical records diacritical marks को यूज़ करने का प्लान किया. यहाँ पे ये बात भी समझ लीजिए कि हदीस की स्टडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी. आपके सिलेबस में उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें ओमिट कर दी गई हैं, ठीक है. तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट टच करेंगे जो आपके सिलेबस में है. तो मैंने आपको इमाम ज़ुहरी का बताया दैट ही वाज द पर्सन हु वाज अ हदीस ट्रांसमिटर एंड ही थॉट ऑफ राइटिंग डाउन द हदीस, और इन्होंने डायक्रिटिकल मार्क्स को यूज़ किया. द सेकेंड पर्सन इज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी ताला अन्हु द उमय्यद कैलिफ. ये जो उमय्यद कैलिफ थे, इनको ये ख्याल आया कि मुझे जो है वो लॉ मेकिंग करनी है. एंड ही वांटेड द हदीस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन. जो हदीसें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थीं और टैक्सेशन के ऊपर थीं, इनको वो अहदीस चाहिए थी. तो इन्होंने क्या किया, दैट ही रोट अ लेटर टू द गवर्नर ऑफ मदीना. इन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर ऑफ मदीना को, और गवर्नर ऑफ मदीना को लेटर लिख के बोला कि आई वॉन्ट द हदीस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन रिटन डाउन. अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि अगर डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं होंगे तो हदीसें जो हैं उनको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं रहेगा. यहाँ गवर्नर ऑफ मदीना ने मुख्तलिफ स्कॉलर्स को जमा करके ये प्लानिंग की कि हम लोगों को डायक्रिटिकल मार्क्स को इस्तेमाल करते हुए हदीसें जो हैं वो लिखनी है. ये जो लेटर लिखा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, उस लेटर का कुछ पार्ट ये है, ही सेड दैट आई वांट ऑल द हदीस ऑन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिटन डाउन, फॉर आई फियर द लॉस ऑफ नॉलेज इन दैट ऑफ लर्नड मैन. उन्होंने कहा कि मुझे ये ख़तरा है कि नॉलेज और वो लोग जो पढ़े लिखे लर्नड लोग हैं, जिन्होंने हदीसें याद की हुई हैं, कहीं वो लोग जो हैं वो वफ़ात ना पा जाए, और वफ़ात पा भी रहे थे. और इसके साथ साथ अगर वो वफ़ात पा जाते तो ऑब्वियसली द लॉस ऑफ नॉलेज वाज गोइंग टू फॉलो इट. तो बेटे इन दो लोगों की वजह से द अहदीस वर बेसिकली रिटन डाउन. बोथ ऑफ देम गेव वे टू द राइटिंग ऑफ हदीस. इनकी वजह से फिर हदीसें लिखे जाने का प्रोसीजर शुरू हुआ. देयर वर अ नंबर ऑफ हदीस बुक्स दैट वर रिटन एट दिस पॉइंट इन टाइम. फॉर एग्जांपल हदीस बुक्स सच एज किताब अल मैदान,
किताब हसन अल बसरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट बुक्स जो हैं वो लिखी गई। लेकिन बेटे मेजर जो चीज़ लिखी गई थी दैट वर द मुसन्नफ़ कलेक्शन एंड द मुस्नद कलेक्शंस। मुसन्नफ़ कलेक्शन जो है, दीज वर द कलेक्शन दैट वर अकॉर्डिंग टू द मतन ऑफ द हदीस। ये बेटे अकॉर्डिंग टू मतन ऑफ द हदीस थे। हदीस के जो वर्ड्स हैं, मतन कहते हैं वर्ड्स ऑफ हदीस को, थीम ऑफ हदीस को, उसके अकॉर्डिंग ये लिखी गई। सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड नोट करते हैं, दैट व्हाट वाज द टाइम पीरियड इन विच दे वर रिटन डाउन। द टाइम पीरियड वाज अर्ली 2nd सेंचुरी आफ्टर हिजरा एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अर्ली 2nd सेंचुरी हिजरा में लिखी गई और उसके बाद भी लिखी गई। इनकी कंपाइलेशन कैसे की गई? दे वर कंपाइल्ड टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर टॉपिक्स ऑन ज़कात, देयर वर टॉपिक्स ऑन प्रेयर एट्सेट्रा। मतलब आपको मैरिज पे एक टॉपिक मिल जाएगा, आपको ज़कात पे टॉपिक मिल जाएगा, आपको प्रेयर पे टॉपिक मिल जाएगा। तमाम हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़कात के ऊपर आपको उस टॉपिक के अंदर मिल जाएंगी। तमाम हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेयर के ऊपर आपको उस टॉपिक के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है जी। सो कंपाइलेशन इसकी कैसे की गई? टॉपिक वाइज। कब की गई? अर्ली 2nd सेंचुरी आफ्टर हिजरा। सवाल ये पैदा होता है कि ये लिखी क्यों गई, इनके एडवांटेजेस क्या थे? तो बेटे एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा थे। उनमें से कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि तमाम हदीसें जो हैं वो एक जगह पर लिखी गई थी। ऑल द हदीस वर इन वन प्लेस। आपको ज़कात पे हदीस चाहिए, एक जगह पर तमाम ज़कात की हदीसें मौजूद हैं। दूसरा चीज़ ये थी दैट देयर वाज लीगल कॉमेंट्री इन इट। इनके अंदर लीगल कॉमेंट्री भी की गई थी। लीगल कॉमेंट्री क्या होता है? इट इज़ प्राइमरली द ओपिनियन ऑफ द कंपेनियन ऑन अ सर्टेन हदीस। ठीक है, उससे पता चलता था इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कि आया ये हदीस ऑथेंटिक भी है कि नहीं है, और ये भी पता चलता था कि क्या ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही, या फिर ये कोई स्टेटमेंट है किसी कंपेनियन की। So the legal commentary could help identify the authenticity or whether the hadith was from the Prophet sallallahu alaihi wasallam or whether it was a statement that was there. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इनकी वजह से लॉ मेकिंग जो है वो आसान हो गई। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं, जो मैयत कैलिफ थे, उन्होंने कहा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन पे हदीस चाहिए क्योंकि मैंने लॉ बनाना है। तो जब एक ही जगह पे सारी हदीसें मौजूद होंगी तो लॉ मेकिंग आसान हो जाएगी। कुरान मजीद से आप मेजर प्रिंसिपल उठाएंगे, उसी प्रिंसिपल के साथ आप हदीस को भी इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर आपकी लॉ मेकिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो एडवांटेजेस आपके सामने हैं जो कि मैंने 3 बता दिए। दैट द हदीस वर इन वन प्लेस, देयर वाज लीगल कॉमेंट्री टू चेक द ऑथेंटिसिटी। नंबर 3, इट वाज यूज्ड टू डेवलप लॉज। आखिरी चीज़ ये है कि फिर वेल नोन कलेक्शंस कौन सी थी? तो वेल नोन कनेक्शंस में हमारे पास मुवत्ता थी बाय इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हु। इमाम मालिक जो है, ही बेसिकली रोट ओवर 1800 नरेशंस दैट वर देयर। इन्होंने 1800 के करीब नरेशंस जो हैं वो की। ठीक है, इन हिज बुक दैट इज़ मुवत्ता। हिस्टोरिकली आपके पास 1800 नरेशंस जो हैं वो थी। और बेटे इसके साथ साथ दिस वाज ए लीगल टेक्स्ट बुक। लीगल टेक्स्ट बुक इस तरह थी कि इसके अंदर आपको लीगल टीचिंग्स मिलती थी। लीगल टीचिंग्स कैसे मिलती थी? उनको अप्लाई भी करते थे कि इस हदीस को लॉ में कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट वाज अ लीगल टेक्स्ट बुक। तो पहली एग्जांपल कौन सी? मुवत्ता बाय इमाम मालिक। द अदर वन इज़ अ मुसन्नफ़ ऑल्सो, दैट इज़ मुसन्नफ़ और रज़ाक। तो 2 एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे दी, एक मुवत्ता बाय इमाम मालिक और दूसरी मुसन्नफ़ और रज़ाक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we had another collection that was the Musnad collection. This was an ad hoc development. Ad hoc किसे कहते हैं? Separate development इसकी की गई थी। इसका टाइम पीरियड क्या था? What was the time period? The time period was late 2nd century after Hijra or the early 3rd century. Musannaf were early 2nd century. Musnad were late 2nd century after Hijra or early 3rd century after Hijra. क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास जो मुसन्नफ़ कलेक्शन मौजूद है तो मुस्नद कलेक्शन लेके आई जाए? तो बेटे सिस्टम ये था कि सबसे पहले इसकी कंपाइलेशन पे फोकस करते हैं कि कंपाइल कैसे की जाती थी। सो दे वर कंपाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्नद। इस्नद कम्स फ्रॉम द वर्ड सनद विच मीन्स सपोर्ट। सो मुस्नद जो है दिस इज लिटरली ट्रांसलेट टू सपोर्टेड। ठीक है, तो इस्नद के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि हदीस वर कंपाइल्ड अकॉर्डिंग टू द कंपेनियन दैट सेड इट, द कंपेनियन हु वाज फर्स्ट इन द चेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
हदीस ऑफ अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु, हदीस ऑफ अबू बकर रज़ी ताला अन्हु, हदीस ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु, हदीस ऑफ उमर रज़ी ताला अन्हु, हदीस ऑफ अली रज़ी ताला अन्हु। इन तमाम लोगों की हदीसें जो हैं वो मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में थीं कि किस नरेटर ने क्या क्या हदीसें कहीं। अब इसमें एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑर्डर होता था दिस कुड वेरी, कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई ना कोई जो है वो मुस्नद कलेक्शन निकाल देते थे, कोई इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपेनियन के अकॉर्डिंगली ये निकालते थे। फॉर एग्जांपल वो कंपेनियन जो 10+ कंपेनियंस हैं, पहले उनके 10 चैप्टर होंगे, उसके बाद फिर बकाया लोगों के चैप्टर्स आएंगे। सो देयर वाज अ डिफरेंट एरे ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हदीसें जो है वो कंपाइल की जा रही थी। तो आपको मैंने पहले बताया टाइम पीरियड वाज लेट 2nd सेंचुरी आफ्टर हिजरा और अर्ली 3rd सेंचुरी। कंपाइलेशन वाज अकॉर्डिंग टू द पर्सन दैट वाज इन द चेन, द फर्स्ट पर्सन इन द चेन। ठीक है, समटाइम्स इट वाज अल्फाबेटिकल इन नेचर, समटाइम्स इट वाज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपेनियन। अब हम आते हैं जी ड्रॉबैक्स ऑफ दीज मुस्नद कलेक्शंस फॉर लॉ मेकिंग। सिर्फ लॉ मेकिंग के अंदर इनको हमें क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो फेस करने पड़ सकते थे। पहली चीज़ तो ये, इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड द हदीस फॉर लॉ मेकिंग। आपको एक हदीस को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ज़कात की हदीस के ढूंढना है तो पहले आप हज़रत अबू बकर के चैप्टर पर जाएंगे, फिर आप हज़रत उमर के चैप्टर पर जाएंगे, फिर आप हज़रत अबू हुरैरा के चैप्टर पर जाएंगे। करते करते आपको हर चैप्टर को खोलना पड़ेगा ताकि आपको ज़कात की हदीस मिल सके। ठीक है जी, इस वजह से बेटे लॉ मेकिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि हदीसें जो हैं देवर वाइड स्प्रेड। और लॉ मेकिंग में आपको ज़ाहिर है एक टॉपिक के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको फिर पूरी किताब छाननी पड़ती, और दैट इज़ वाई द लॉ मेकिंग बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट। हो सकता है कि कोई हदीस गलती से किसी से मिस हो जाए लॉ बनाते हुए। तीसरी चीज़ ये है कि द रेपिटेशंस वर नॉट इन वन प्लेस। हदीसें रिपीट भी बहुत हो रही थी। लेट्स से एक ही हदीस हज़रत उमर ने कही, एक ही हदीस हज़रत अबू बकर ने कही, तो रिपीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से भी लॉ मेकिंग बिकेम डिफ़िकल्ट इस बार। लेकिन जहाँ तक इसके ये ड्रॉबैक्स की बात है, वहीं बेटे इसके एडवांटेजेस भी अपने हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? द एडवांटेजेस आर दैट वन कुड नो ऑल द हदीस बाय अ सिंगल नरेटर। एक नरेटर की तमाम हदीसों के जो उन्होंने आगे नरेट की हैं वो पता चल सकती थी। एंड देयर कनेक्शन विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड बी नोन एज वेल, कि उन्होंने जो जो हदीसें कही हैं वो भी हमें पता चल जाता था। जब हम मुस्नद को देखते हैं तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इनका कनेक्शन कैसा रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसकी फेमस कलेक्शन क्या है? देयर इज वन फेमस कलेक्शन दैट वी हैव, दैट इज मुस्नद बाय इमाम अहमद इब्न हम्बल, which includes 27,700 हदीस। 27,700 हदीसें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और इसमें आप ये कह सकते हैं दैट 1/3 ऑफ इट इज़ और रिपीटेड, 1/3 या 1/4 जो है ये रेपिटेशन है इसमें, और बकाया जो है ये सबसे फेमस कलेक्शन है जो कि आज के दौर में भी अ नंबर ऑफ पीपल यूज़ एज वेल। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास होगी मुसन्नफ़ कलेक्शन और हो गई हमारे पास मुसन्नद कलेक्शंस। ठीक है जी, अब दो सवाल हैं। एक तो हो गया मेरे बच्चे असेस क्वेश्चन जो कि आ चुका है, दैट वाज राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मुसन्नफ़ एंड मुसन्नद कलेक्शन ऑफ हदीस। दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि अनअसेस्ड है, जो आज तक नहीं आया, दैट इज राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सक्सेसर्स अल ताबिऊन। के क्वेश्चन का आंसर में यू हैव टू राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सक्सेसर्स दैट इज अल ताबिऊन। ये जो बेटे क्वेश्चन आ चुका है अक्टूबर नवंबर 2019, पेपर नंबर 2, वेरिएंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है जैसे कि आपको पता होगा। तो इसका पैटर्न समवट सिमिलर है दूसरे वाले के पैटर्न से। आइए हम पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या होगा। पैटर्न में सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन देनी है सक्सेसर्स की। सक्सेसर्स कौन थे? मैंने आपको बताया कि कंपेनियंस के बाद ये लोग आए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बेसिकली ना सिर्फ अपनी हदीसों की किताबें बनानी थी, बल्कि अपने जो टीचर्स थे, जो कि कंपेनियंस जिन्हें हम कहते हैं, उनकी किताबें भी बनानी थी। ठीक है, और
इन लोगों ने जो टीचिंग्स ली वो कंपेनियन से ली. इन सम केसेस इट वाज द फादर, इन सम केसेस इट वाज द टीचर ऑफ द पर्सन. फिर आपने बताना है कि हदीसें जो हैं वो मेजरली अर्लियर सिर्फ सुनी जा रही थी, लिखी नहीं जा रही थी, बिकॉज वन वर्ड वाज डिफिकल्ट टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर्स because of the absence of the diacritical marks. These are the marks that distinguish one word from the other. तो फिर आपने बताना है अबाउट द रोल ऑफ इमाम ज़ुहरी कि उन्होंने हदीसें लिखी. उमर बिन अब्दुल अजीज़ के उन्हें टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हदीसें चाहिए थी, ठीक है. और उमर बिन अब्दुल अजीज़ का बेटे यहाँ पे आप कोट लाजमी लिखेंगे. दैट वो जो मैंने कोट आपको बताया है लेटर वाला, वो आपने लाजमी लिखना है. That I want all the hadiths written down, for I fear the loss of knowledge and loss of learned men. So you will give the quotation over here. फिर आपने बताना है about the musnaf collections and the musnad collections. musnaf collections के बारे में आप बताएंगे कि इनका टाइम पीरियड क्या था. 4 चीज़ें आपने जो है वो फोकस में रखनी है. टाइम पीरियड, दूसरी चीज़ इनकी कंपाइलेशन कैसे हुई, तीसरी चीज़ इनके एडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग. नंबर 4, you will talk about the important collections. At least one example देनी है बच्चे important collection में, ठीक है. Third paragraph is going to be about musannaf. Fourth paragraph is going to be about musannad. Round about आपके 450 words बनते हैं, 400 भी हो सकते हैं, ठीक है जी. इसमें एक कोटेशन आएगी और 4 पैराग्राफ्स में आप ये आंसर करेंगे. तो बच्चे एक क्वेश्चन असेस्ड है, आ चुका है, एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया. शायद ये 2025 में आ जाए, शायद 2026 में आए. गॉड नोज when will it come. शायद यही सवाल वो रिपीट करके दे दें. लेकिन देखें, आप अगर मार्किंग स्कीम भी देखेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है दैट यू बेसिकली नीड टू गिव एन अकाउंट ऑफ बोथ द टाइम पीरियड एंड देन द मुसन्नफ कलेक्शन एंड द मुसन्नद कलेक्शंस. So this is it with this video. I hope that you found it interesting and you found it insightful. If you have any questions, write them down in the comments below. I'll see you with the next one. Allah Hafiz.